Welcome to Boost I Species. Today's lecture is Cabinet Mission Plan 1946. So क्या होता है, जो क्लेमेंट एटली हैं वो पहले तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन के नायब पीएम बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अनाउंस करते हैं फेब 1946 में कि एक कैबिनेट मिशन जाएगा इंडिया में फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ऐसा ही होता है। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है ऑन 24 मार्च 1946। इसके 3 मेंबर्स होते हैं, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। प्लीज रिमेंबर डेट, रिमेंबर ऑल द 3 नेम्स ऑफ दिस कमीशन। ठीक है। कैबिनेट फिर जब ये पहुंचता है 24 मार्च 1946 को, तो बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं अप्रैल में। इंडिया के सारे मेजर लीडर्स जो कंट्री के होते हैं वो इस पर डिस्कशन करते हैं कितना क्या इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। तो क्या होता है, जो कैबिनेट मिशन जो होती है वो मेनली प्रपोज करती है 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया। ABC 3 कैटेगरीज में प्रोविंसेस को डिवाइड करने की बात करती है वो। ठीक है। देन 16 मई 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो अनाउंस करता है कि उसके प्रपोजल्स में क्या है। पहला बोलते हैं अ यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस। देन मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान रिजेक्टेड। देन यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव। ये सारे लोग होंगे। ठीक है। देन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली would be formed with the representative of state legislature, chief commissioners, provinces and the princely states। ये तीनों का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। प्लीज रिमेंबर ऑल द 4 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन प्रोविजंस के साथ में इन प्रपोजल्स को कैबिनेट मिशन रख के रिकमेंड करती है। देन जो कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायसराय काउंसिल एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरन गवर्नमेंट, ये सब भी बोलते हैं, ये सब होगा। और उसमें सारे इंडियंस होंगे, वॉर मेंबर भी इंक्लूडेड। गांधी इसके सपोर्ट में जाते हैं कैबिनेट मिशन के कि अभी तक के करंट श्रेणियों को देख के ये सबसे अच्छा ऑफर है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिया है, और इसी से इंडिया को ब्रिटिशर्स से जो फ्रीडम है वो मिल सकती है। इसका भी इसी कैबिनेट मिशन से शुरू होता है, पड़ता है। जो अबुल कलाम आज़ाद थे उस वक्त, जब कांग्रेस भी तो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं कहाँ क्या हो सकता है। तो उस वक्त जो कैबिनेट मिशन था जब आता है तो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप हमें पता है आज़ाद के पास होती है, क्योंकि 1941 से 45 तक इन्हीं के पास रही है। सो रिमेंबर दिस कैबिनेट मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेरी इंपॉर्टेंट, 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है किसी न किसी तरीके से। सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया कब आया, किसने दिया। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया स्वराज बिल में था 1895 में, जिसको प्रिपेयर किया था बाल गंगाधर तिलक ने के डायरेक्शंस में। देन जब 20वीं सेंचुरी आती है तो गांधी पॉइंट करते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में सोचना चाहिए, और आइडिया देते हैं 1922 में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन की ही नीड के हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है। देन 1924 में मोतीलाल नेहरू भी सेम चीज़ बोलते हैं, डिमांड करते हैं। MN रॉय ऑफिशियली प्रपोज करते हैं इस डिमांड को। बाद में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, इसको प्रिपेयर करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का फैसपुर सेशन होता है दिसंबर 1936 में, और जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उसको डिफाइन किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई जाती है। देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है फाइनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन इंडिया पहुंचती है दिल्ली। तो उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, वो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि उन इस मिशन का जो प्लान है, वो एम है, वो ये है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए ताकि वो इंडिया को फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, और ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट किए जा सके इंडिया में कि इंटरिम गवर्नमेंट बन सके इंडियंस के लिए। सिंपल। देन
एज पर दिस कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और उसमें ईच जो प्रोविंस होता है उसमें हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट डिसाइड होती है, कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा एज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, 3 कैटेगरी के वोटर होते हैं, 3 ग्रुप्स, जनरल, मुस्लिम एंड सिख सिर्फ पंजाब में होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। 296 टोटल सीटें होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, उसमें 208 कांग्रेस जीतती है, 73 मुस्लिम लीग एंड 15 अदर्स। बट मोहम्मद अली जिन्ना को तो दूसरा प्लान था, सो वो क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, मेंबर ही नहीं बनते। जब फाइनली वो बनती है तो क्या कोई बात नहीं, मत बना। फिर क्या होता है, फिर भी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो जो सबसे एल्डर और रिस्पेक्टेड उस वक्त इंडिया के पर्सन होते हैं, डेट इज़ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको प्रोविजनल यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देन 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग दिल्ली में। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, देन 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो कोई सॉवरेन इंस्टीट्यूशन नहीं होती है, क्योंकि वो अभी काम चल ही रहा होता है। ठीक है, देन 14 अगस्त 1947 को वीनो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिक्लेयर करती है सॉवरेन बॉडी ऑफ द इंडियन यूनियन विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इंडिया इंडिपेंडेंट गॉट कर लेती है और प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान है वो अलग कंट्री बनता है ऑन द डिमांड ऑफ जिन्ना। ठीक है, देन जीवी मालवंकर, उनको 2 पोस्ट मिलती है, पहले तो स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वो स्पीकर बनते हैं तो 24 जनवरी 1946 से लेके 14 अगस्त 1947 तक ये काम करते हैं। देन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो लोकसभा के पहले स्पीकर भी वही बनते हैं फ्रॉम 1952 टू 1956 तक, और वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से बनते हैं स्पीकर 37 से लेके 1937 से 1946 तक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 1946। सो जो पैट्रिक लॉरेंस होते हैं उनके अंडर में कैबिनेट मिशन आ चुकी होती है। वो सारी चीज़ें होने के बाद में जो लॉर्ड वेवल होते हैं वो 12 अगस्त 1946 को इनवाइट करते हैं जवाहरलाल नेहरू को टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन 24 अगस्त 1946 को अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं कि हाँ वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे इंडिया की। फाइनली 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया की बनती है, जिसमें जो मुस्लिम लीग है वो इनिशियली मना कर देती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन वो बाद में करेंगे। सो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त को अनाउंस किया, 2 सितंबर को बनाया, ये सारी चीज़ें। देन अब इसमें कौन क्या बनता है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनते हैं। ये सब इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर वाली चीज़ें हैं। बलदेव सिंह को डिफेंस मिलती है, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ जवाहरलाल नेहरू आसिफ अली रेल ट्रांसपोर्ट। जब मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेती है बाय द रिक्वेस्ट ऑफ लॉर्ड वेवल इंटरिम गवर्नमेंट में, फिर 5 मेंबर लीग के भी इंटरिम गवर्नमेंट में जुड़ते हैं। उसमें जो लियाकत अली होते हैं इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई होती है। जब इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाती है तो ये बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट पे बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज कर देते हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। ठीक है, ये सारी लिस्ट है कि जितने मेंबर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट के, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 मेंबर्स थे, इसमें से 3 को बाद में हटाया जाता है जब मुस्लिम लीग के ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस एंड सरसाफत अहमद। ठीक है, इनको हटा दिया जाता है। देन कृषक प्रजा पार्टी, ये बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कोalition बनाते हैं और बंगाल के इलेक्शन जीतते हैं।
और वहाँ पे रूल करते हैं। और इसके मेन लीडर होते हैं AK फजलुल हक, और PM कौन बनते हैं? HS सूर्यवर्दी, ठीक है। देन 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग है वो डायरेक्ट एक्शन डे डिसाइड करती है, और वो डिमांड करती है इस इंडिपेंडेंट सोवरेन पाकिस्तान स्टेट की। और जब ये डायरेक्ट एक्शन डे डिसाइड करते हैं उसी दिन इनके जो मेंबर्स होते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, ऑब्वियसली वो सारे रिज़ाइन कर देते हैं इंटरिम गवर्नमेंट से। और डायरेक्ट एक्शन वाले दिन ही इतने सारे दंगे शुरू हो जाते हैं ऑल इंडिया, और इन दंगों में ये शो करने की कोशिश की जाती है कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अलग है, वो कभी भी एक साथ एक कंट्री में नहीं रह सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वायलेंस की एक्टिविटीज़ का सेंटर बनता है नवखाली एरिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉयट्स होते हैं। सो फाइनली बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान एज 2 कंट्रीज बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दीज रॉयट्स एंड situations. So this is it, final lecture, that is the partition of India and independence. So इसके बाद कुछ छोटे छोटे 1-2 चैप्टर्स बचेंगे, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं 1-2 देख लेते हैं। जो क्या होता है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उनके PM होते हैं क्लीमेंट एटली। वो 45 से लेके 51 तक रहते हैं। जो क्लीमेंट एटली होती है वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। एटली क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में सॉरी नॉट वेल दैट जून 1948 से पहले इंडिया को फ्री कर देना है, और जो पावर है गवर्नमेंट की वो इंडियन लोगों के हाथ में ट्रांसफ़र कर देनी है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वायसराय बनाते हैं वॉवेल की जगह पे, और उनको इंडिया भेजते हैं। मार्च 1947 में माउंटबेटन इंडिया आते हैं, और वो स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। जो एटली होते हैं वो इनको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि जब आप इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको इंडिया के जो इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और ऐसा डिसीजन लेना है जो इंडिया की नीड को प्रोटेक्ट करे और ब्रिटिश को एक अच्छा डिपार्चर दे वहाँ से विद द ऑनर एंड मिनिमम डैमेज फॉर द इंडियंस। ठीक है भाई। देन माउंटबेटन इंडिया में आते हैं, और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं बहुत सारे लीडर्स से, मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से बात करने के बाद में, कि जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है और फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। इसके लिए वो प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन मैटली की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं कि कीप इंडिया यूनाइटेड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। माउंटबेटन क्या करते हैं, एक माउंटबेटन प्लान देते हैं ऑन 3 जून 1947 को। इस प्लान के अंतर्गत जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसमें 2 नेशंस दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान वर बी given dominant status, and the deadline for the formation of Pakistan and India as 2 nations were fixed as 15 अगस्त 1947। कि इस एक्ट में पास होता है कि 2 नेशंस बनेंगे दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो अपने अपने एरिया के डोमिनेंट स्टेटस होंगे, और इनको हमें 15 अगस्त 1947 से पहले बना देना है। सो दिस इज़ द एक्ट। ठीक है। ये जो एक्ट होता है वो 4 जुलाई को एटली प्रेजेंट करते हैं, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होता है, फिर बाद में फाइनली रॉयल असेंट इसको मिलता है 18 जुलाई 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बहुत बार पूछी गई है। कई बार डेट गलत लिख दी जाती है, कई बार ईयर गलत लिख जाता है, कई बार मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर। देन बिटवीन 24 मार्च टू 6 मई 1947 क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू माउंटबेटन लेते हैं इंडियन पॉलिटिशियन से, तब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और उनको ये भी समझ आता है कि जो कैबिनेट मिशन ने जो चीज़ें बताई थी वो इम्प्रैक्टिकल है फॉलो करना। ठीक है। सो वो एक अपना अनदर प्लान बनाते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया बाल्कन प्लान। उसमें पंजाब बाउंड्री काउंसिल एक बनती है,
एक बंगाल बाउंड्री काउंसिल बनती है जिसको माउंटबेटन बनाते हैं। देन 30 जून 1947 को डिवीज़न होता है इंडिया पाकिस्तान की लैंड का अलॉन्ग विद पंजाब एंड बंगाल। जो रेडिक्लिफ होते हैं वो इसको चेयर करते हैं इन दोनों काउंसिल्स को, और यह डिसाइड होता है कि दोनों एरियाज़ को डिवाइड किया जाएगा इस बेसिस पे कि जहाँ पे मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई। और इसमें 2 मेंबर इस कमेटी में कांग्रेस के थे, 2 मेंबर मुस्लिम लीग के थे। गांधी जी इस फर्स्ट मीटिंग में जब माउंटबेटन के साथ होते हैं 31 मार्च को 1947 में, तो वो सजेस्ट करते हैं कि जो इंटर्न गवर्नमेंट बनी है इंडिया में उसका कंट्रोल जिन्ना को दे देते हैं। तो शायद जो मुस्लिम लीग है वो जो कम्युनल राइट जो इंडिया में हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे और इंडिया का पार्टीशन भी शायद ना हो। तो बट जो कांग्रेस के लीडर होते हैं, जो वर्किंग कमेटी होती है, बिल्कुल गांधी के इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, गांधी के इस प्रपोजल को। ठीक है। फिर क्या होता है, पार्टीशन होता है। जब पार्टीशन ऑलमोस्ट कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ 2 नेशन थ्योरी अब प्रैक्टिकल होने वाली है, होना ही है पार्टीशन, तो गांधी बोलते हैं कि कांग्रेस विल हैव टू मूव ओवर माई डेड बॉडी इफ़ इट विल डिवाइड इंडिया। इट मीन्स कांग्रेस को मेरी लाश पर से, वो एक जो फिल्मों में चलता है अभी भी हम बोलते हैं, कुछ वैसे ही वो बोलते हैं कि मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा अगर वो इंडिया को डिवाइड करते हैं। मतलब ही वॉज टोटली अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ इंडिया, ऐसे करके। बट ठीक है। JB कल्पनानी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं उस वक्त, एक जनरल कमेटी बुलाई जाती है दिल्ली में, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया को 14-15 जून 1947 को। जो गोविंद वल्लभ भाई पंत होते हैं और मौलाना अब्दुल कलाम, वो इस चीज़ को, इस प्रपोजल को और आगे बढ़ाते हैं। नवंबर 1947 में JB कल्पनानी रिज़ाइन कर लेते हैं कांग्रेस से। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। फिर ये कांग्रेस के कुछ सेशन लिखे हैं, लाइक जयपुर में सेशन होता है 48 में, 1948 में, उसको पत्ता भी सितारवैया बनते हैं उसके प्रेसिडेंट। देन 50 में बनता है नासिक में जो सेशन होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन उसको प्रिसाइड करते हैं। फाइनली 51 से 54 तक, 1951 से 54 तक जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है। देन खान अब्दुल जाफ़र खान, फ्रंटियर गांधी, ये कांग्रेस की कमेटी के मेंबर होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। ये इसके पार्टीशन के अगेंस्ट वोट करते हैं कि इट शुड नॉट बी डन। इसी तरह डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू होते हैं, वो भी अगेंस्ट होते हैं इस चीज़ के। वो कहते भी हैं कि आज जो नेशनलिज्म है उसने सरेंडर कर दिया अगेंस्ट द कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनिज्म जीत गया, क्योंकि कम्युनल बेसिस पे पाकिस्तान बना था ना, इसलिए। और वो कांग्रेस के पंजाब प्रोविंस के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, कोई नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद में वो कांग्रेस से भी अलग हो जाते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू, बिकॉज कांग्रेस तो मतलब इंडिया डिवाइड हो जाती है, इसलिए वो कांग्रेस से भी अलग कर रहे थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके। देन आती है द डी डेट, दैट इज़ द नाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त 1947। सिंपली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो टुक द चार्ज एज ए इंटीरिम पार्लियामेंट, और एट द मिड नाइट ऑफ 14 अगस्त डिसाइड होता है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी नॉट बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया। देन जवाहरलाल नेहरू बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच देते हैं, दैट इज़ वेरी फेमस स्पीच ऑन मिड नाइट ऑफ 14 अगस्त, कि अब इंडिया को आज़ादी मिली है और ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, दैट्स ऑल। काफ़ी अच्छी स्पीच है, कभी सुनिएगा आप। देन 14 अगस्त जो की नाइट जो होती है उस वक्त जनगण मन गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा गाया जाता है, सुचिता कल्पनानी इसको गाती हैं। देन फाइनली जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो अपॉइंट होते हैं फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं सिराज गोपालाचारी, और वो लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रहता है, बिकॉज उसके बाद में कोई भी इंडियन गवर्नर जनरल नहीं बनता है। वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं 26 जनवरी 1950 तक, एंड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास फ्रॉम 1952 टू 1954। ओके। देन गवर्नमेंट बनती है
डॉक्टर BR अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गांधी। देन वो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट की तरह भी काम करते हैं, हमें पता है। देन जो इंडियन नेशनल लीडर्स होते हैं वो 26 जनवरी को मेमोरेबल डे मनाना चाहते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया होता है। सो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स किया जाता है कब, 26 जनवरी 1950 को, जबकि वो बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था। लेकिन हम इस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए उसको इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 को करते हैं। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और हम आज तक 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने लग गए एज ए रिपब्लिक डे। देन अब ब्रिटिशर्स कुछ अपनी भी कहानी कहेंगे कि हमने क्यों इंडिया को आज़ाद हो जाने दिया, या वो उनका पर्सपेक्टिव जो कि हमेशा नेगेटिव रहता है। उसमें एक आते हैं आर कॉपलैंड, वो बोलते हैं इंडियन नेशनलिज्म इज़ अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म ब्रिटिश का वांटेड चाइल्ड नहीं था, अनवांटेड चाइल्ड था, जिसको वो हर तरीके से मारने की कोशिश करते रहे। जैसे किसी बच्चे को आप चाहते हैं कि वो जिंदा ना रहे तो उसको खाना नहीं देंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसका गला दबाएंगे। उसी तरीके से कहा जाता है कि इंडियंस के लिए भी ब्रिटिशर्स ने ये सब कोशिश की है। सारे रिवॉल्ट को दबाया, सारे लीडर्स को पकड़ते थे, जिसको चाहा उसको हैंग कर दिया, सारी एक्टिविटीज़ हुई, बट फिर भी इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। सो दिस इज़ द इंडियन व्यू एंड दिस इज़ द ब्रिटिशर्स व्यू। फिर इंडियंस जो होते हैं उसमें KM पनिकर वो कहते हैं जो ब्रिटिशर्स का जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इंडिया में वो सिर्फ इतना कि इंडिया को वो यूनाइट करके रख गए। हालांकि ये पार्शली ट्रू है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, बट वी कैन से इट कि इंडियाज़ बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ द यूनिटी ऑफ इंडिया, ऑल्दो ब्रिटिश ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। उन्होंने बेस्ट ट्राई किया कि इंडिया को डिवाइड कर सके। सो दिस इज इट, वी हैव completed द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। सो कुछ हिस्टोरिकल एक्ट वाला पार्ट बचा है और कुछ आर्ट एंड कल्चर की बुक्स वगैरह उसको देख लेंगे हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। सो वी आर डन विद मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।